इन दिस रिव्यू फर्स्टली मैं आपके साथ गाड़ी के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर की डिटेल्स एंड फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। साइड बाय साइड कुछ नेसेसरी चीज़ों में मैं इसे सिविक के साथ कंपेयर करूंगा क्योंकि कुछ चीज़ों को समझने के लिए कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर सिविक एंड करोला की फुल डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो मैं जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। रिव्यू के सेकंड पार्ट में मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए एज एन ऑनर गाड़ी के बारे में अपने ओपिनियंस और कुछ फैक्ट शेयर करूंगा। वाइल ड्राइविंग मेरा एक मेन फोकस होगा कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं कि क्यों टोयोटा करोला दुनिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ियों में नंबर 1 पर रैंक करती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द ओनर्स रिव्यू मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन डिफिकल्ट टाइम्स में जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक टेस्ट बन चुका है, हम सब अपने और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें और अपने घरों में रहते हुए इस टाइम को पॉजिटिवली यूज़ करें और अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। और मैंने भी इस रिव्यू को 2 महीने पहले शूट किया था, अब मैं सिर्फ इसे एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। सो जब तक आप खुद घर से बाहर कोरोना वायरस को लेने नहीं जाएंगे या आपके घर में नहीं आएगा। करोला पे बात करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी टोयोटा की हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा। सो टू स्टार्ट 1937 में टोयोटा एग्जिस्टेंस में आई थी। हाउएवर उससे 1 साल पहले जब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी तो 1936 में टोयोटा ने गाड़ी लॉन्च की थी जिसका नाम AA सेडान था। हाउएवर ये गाड़ी सक्सेसफुल नहीं हुई थी और इवन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के लिए कंपनी की कोई मेजर सक्सेस नहीं थी। और फिर 1957 में टोयोटा करोला लॉन्च हुई थी जो कि कंपनी की पहली मेजर सक्सेस थी। और टोयोटा करोला के बाद 1966 में करोला लॉन्च की गई थी जो कि कंपनी की सेकंड मेजर सक्सेस थी। और 1966 के बाद 1974 से लेकर अभी तक करोला दुनिया की टॉप सेलिंग गाड़ियों में नंबर 1 पर रैंक करती है। और करोला की इन टोटल 12 जनरेशन आ चुकी हैं और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ ये 11 जनरेशन है जो कि 2014 में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी। हाउएवर इंटरनेशनली गाड़ी 2013 में लॉन्च हो गई थी। 1.8 करोला में 2 वेरिएंट्स आते हैं, एल्टिस 1.8 CVT और एल्टिस 1.8 CVT ग्रैंडे। 2017 में करोला का फेसलिफ्ट आया था जिसकी वजह से गाड़ी में बहुत एक्सटेंसिव चेंजेस आए थे। सो रिव्यू का सेकंड पार्ट में वाइल ड्राइविंग में दोनों वेरिएंट्स के डिफरेंसेस और जो फेसलिफ्ट के एडिशंस हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, गाड़ी का जो इंजन है वो इंटरनेशनली आउटडेटेड है बट क्योंकि टोयोटा पाकिस्तान ने यही इंजन दी है सो लेट्स सी इसकी क्या परफॉर्मेंस है। सो यहाँ पे हमारे पास एक 1.8 लीटर इंजन है जो कि 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और फ्रंट व्हील्स का पावर करता है। बट गाड़ी की परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपैरिजन के बगैर क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं 4 चीज़ों को सिविक के साथ कंपेयर करूंगा। नंबर 1 गाड़ी की हॉर्स पावर, सेकेंडली वेट, थर्ड गाड़ी का बॉडी टू वेट रेशियो और फोर्थ गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है गियर बॉक्स। गाड़ी के गियर बॉक्स को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका इफेक्ट होता है गाड़ी की परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन पे। सो फर्स्टली सिविक एंड करोला दोनों 138 हॉर्स पावर है। अगर मैं वेट के फिगर्स को कंपेयर करूँ तो करोला का वेट 8 kg ज़्यादा है सिविक से। बॉडी टू वेट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली हॉर्स पावर को डिवाइड कर देंगे गाड़ी के टोटल वेट के साथ और इससे हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी 1 kg को उठाने के लिए कितने हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है। सो आफ्टर कैलकुलेशन करोला का बॉडी टू वेट रेशियो 0.1082 है जबकि सिविक का 0.1089, जिसका मतलब है कि सिविक का बॉडी टू वेट रेशियो स्लाइटली बेहतर है करोला से। और अगर आपको फिगर्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये जो फिगर्स डिस्प्लेड हैं ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 के बाद है। सिविक एंड करोला की परफॉर्मेंस को समझने के लिए अभी तक हमने जितने भी फिगर्स को कंपेयर किया है इन राइटिंग तो सिविक ज़्यादा बेहतर साबित होती है बट रियलिटी में इससे टोटली डिफरेंट है। और मेरे ख्याल में करोला की एक्सेलरेशन सिविक से बेहतर है। अगर हम 0 to 100 के फिगर्स को कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होगा बट फ्रॉम ड्राइवर साइड ये दोनों गाड़ी के एक्सेलरेशन में कंसिडरेबल डिफरेंस फील होता है और इसकी वजह गाड़ी की ट्रांसमिशन है। वैसे तो दोनों गाड़ियों में CVT ट्रांसमिशन दी जाती है बट जो टोयोटा की CVT ट्रांसमिशन है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है जबकि जो होंडा की है उसमें थोड़ा सा लैग आता है और गाड़ी डिले के बाद रिस्पॉन्स देती है। और मेरे ख्याल में फॉर दिस रीजन करोला की ओवरऑल एक्सेलरेशन बेहतर है सिविक से। मूविंग ऑन टू द एक्सटीरियर फीचर्स, जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं उनमें ऑटो लेवलिंग का फंक्शन है और इस फीचर का फायदा यह है कि एक स्पीड ब्रेकर या किसी बम्प की वजह से आपकी गाड़ी की जो मर्जी पोजीशन हो बट जो हेडलाइट्स हैं उनकी बीम हमेशा रोड पे ही फोकस करेगी और उसकी वजह से जो गाड़ी की विजिबिलिटी है वो बेहतर हो जाती है। सो ड्राइवर की बेहतर विजिबिलिटी के साथ साथ एक सेफ्टी फीचर भी है। अदर देन दिस फीचर गाड़ी में डे टाइम रनिंग लाइट्स DRLs भी दी जाती हैं जो कि एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है बहुत से कंट्रीज़ में। क्योंकि ये एक बहुत शार्प किस्म की LEDs होती हैं तो इनका फ़ायदा ही अगर आप किसी लो विजिबिलिटी एरिया वाली जगह पे हैं या फिर आपके इर्द गिर्द फॉग या बारिश है तो आपको इजीली स्पॉट किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द साइड, गाड़ी में 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और अलॉयज़ के साथ साथ गाड़ी में इंपोर्टेड योकोहामा के टायर्स हैं जिनकी वजह से गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है और जो पैसेंजर्स हैं उनको बहुत कम रोड और कैबिन नॉइज़ महसूस होता है। गाड़ी में साइड स्कर्ट्स की वजह से जो गाड़ी की लुक है वो एनहांस हो जाती है और इसके अलावा इसका असल पर्पज़ ये होता है कि गाड़ी के साइड पर जो एयर प्रेशर आता है उसको कंट्रोल करना और ये साइड स्कर्ट्स इस तरह काम करते हैं कि जो एयर प्रेशर होता है उसको गाड़ी के नीचे पुश कर देते हैं और एयर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। बट इस केस में 2 प्रॉब्लम्स हैं।
नंबर 1, गाड़ी के साइड स्कर्ट्स हैं प्रॉपरली इस काम के लिए डिज़ाइन नहीं है और हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से गाड़ी में जो साइड स्कर्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाते। मूविंग ऑन, गाड़ी के डोर हैंडल्स पे एक क्रोम स्ट्रिप यूज़ की गई है जो कि मेरे ओपिनियन में बेहतर लगती है बॉडी कलर्ड या फिर फुल क्रोम डोर हैंडल से। अदर देन दैट, साइड से Altis 1.6 और Altis 1.8 दोनों सिमिलर हैं क्योंकि दोनों गाड़ियों में साइड स्कर्ट्स और अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, बट इन डोर हैंडल्स की वजह से दोनों गाड़ियों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ट्रंक स्पेस देखने से पहले मैंने गाड़ी के अंदर एक चीज़ नोटिस की है जो कि टोयोटा पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप है। गाड़ी का जो ट्रंक है उसको इंटरनली कारपेट कर दिया गया है जिसकी वजह से गाड़ी की जो साउंड प्रूफिंग है वो बहुत इंप्रूव्ड हो गई है। और होंडा ने इसे सिविक में इग्नोर कर दिया था और जो फेसलिफ्ट आया था अप्रैल 2019 में, उसके बाद सिविक में होंडा ने इसे ऐड किया। आफ्टर एंटरिंग द इंटीरियर, जो चीज़ आप सबसे पहले फील करेंगे वो ये है कि गाड़ी की जो सीट्स हैं बहुत वेल साइज्ड और कंफर्टेबल हैं, बट मेरे ख्याल से गाड़ी की ड्राइविंग पोजीशन को थोड़ा बेहतर किया जा सकता था और जो सीटिंग पोजीशन है उसको थोड़ा नीचे होना चाहिए था। और मेरे ख्याल से अगर गाड़ी की सीट नीचे और आपको उसकी आदत हो जाए तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और ओवरऑल ड्राइविंग पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाती है। फॉर द कंफर्ट, गाड़ी में एक वेल साइज्ड आर्मरेस्ट प्रेजेंट है और उसकी खास बात यह है कि ये 2 तरह ओपन होती है। फर्स्ट डिवीजन में आप छोटी चीज़ें रख सकते हैं और जो दूसरी डिवीजन है वो एक बड़ी स्टोरेज है और उसमें ज़्यादा चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं। इसके अलावा गाड़ी में एक बहुत कन्वीनियंट फीचर है कि गाड़ी में सन ग्लासेस होल्डर भी प्रेजेंट है। ड्राइविंग पोजीशन को सेट करने के लिए मैनुअल ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर के साथ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी दिया जाता है, विच मीन्स कि आप इसे 4 तरह मूव करके अपने हिसाब से बेस्ट पोजीशन सेट कर सकते हैं। गाड़ी की एक्सेलरेशन इंप्रूव करने के लिए गाड़ी में एक स्पोर्ट्स मोड दिया जाता है। हाउएवर, वाइल ड्राइविंग में आपके साथ इसकी प्रैक्टिकलिटी शेयर करूँगा। गाड़ी के इंटीरियर का एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो डैशबोर्ड है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाता है। एंड अदरवाइज़ मेरे ख्याल में गाड़ी की जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो इंप्रेसिव नहीं है और उससे बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मोस्टली लोग इस बात से एग्री करते हैं कि गाड़ी की जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो गाड़ी का एक वीक एरिया है और उसे कम्प्लीटली रीडिज़ाइन होने की ज़रूरत है। बट स्टिल एक मेजर चीज़ जिस पर टोयोटा ने फोकस की है वो गाड़ी का क्लास लीडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसकी परफॉर्मेंस और डिस्प्ले क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। अलॉन्ग विद दिस जो गाड़ी का साउंड सिस्टम है वो भी बहुत इंप्रेसिव है और ऐसा बहुत कम ही हुआ कि पाकिस्तान में किसी गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना अच्छा हो। मूविंग ऑन टू द रेयर रूम, गाड़ी की जो रेयर कंफर्ट है वो बहुत अच्छी है और एक पॉजिटिव बात यह है कि जो गाड़ी का रेयर बेड है वो फ्लैट है जिसकी वजह से 5 पैसेंजर्स कंफर्टेबली गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी का लेग रूम भी अच्छा है। गाड़ी के रेयर रूम में AC वेंट्स तो नहीं है बट सेंट्रल कंसोल के बैक साइड पे नीचे करके USB चार्जिंग पोर्ट्स दी जाती हैं जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। सो अब मैं रिव्यू के सेकंड पार्ट पर शिफ्ट करते हुए गाड़ी ड्राइव करते हुए एज एन ऑनर अपने ओपिनियंस और गाड़ी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि क्यों करोला दुनिया की मोस्ट सोल्ड गाड़ी है और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक गाड़ी कभी नंबर 1 पे रैंक करती है और कभी नंबर 2 पे। और इवन इन पाकिस्तान मेजॉरिटी लोग इसे अगर मोस्ट डिज़ायरेबल नहीं तो मोस्ट रिलायबल गाड़ी ज़रूर समझते हैं। सो अब मैं करोला की पॉपुलैरिटी के रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा और मैं गाड़ी की हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। सो टू स्टार्ट, टोयोटा ने 1966 में फर्स्ट जनरेशन करोला को लॉन्च किया था और आज मैं जिस करोला का रिव्यू कर रहा हूँ ये 11 जनरेशन करोला है जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। हाउएवर ये स्पेसिफिक गाड़ी 2020 मॉडल है और 1966 से लेकर 2016 तक टोयोटा ने 44 मिलियन करोला के यूनिट सेल किए थे और उस टाइम पे ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी। हाउएवर उसके बाद भी करोला टॉप सेलिंग गाड़ी थी मगर इसको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा होंडा सिविक, वॉक्सवैगन और फोर्ड की कुछ गाड़ियों की वजह से। सो करोला की टॉप सेलिंग होने की रीज़न नंबर 1 ये है कि आजकल करोला के जितने भी कंपेटिटर्स हैं, होंडा सिविक, होंडा इलांट्रा या कोई भी और कंपेटिटर, जब करोला 1966 में लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे इस गाड़ी का कोई और कंपेटिटर था ही नहीं। वैसे तो ये एक जस्टिफिकेशन सही नहीं है कि करोला पहले लॉन्च हुई और ये गाड़ियाँ बाद में, इसलिए करोला टॉप सेलिंग गाड़ी है, मगर इस केस में कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से करोला टॉप सेलिंग गाड़ी बन गई है। सबसे पहले जो गैप था जब ये करोला पहले लॉन्च हुई और जो बाकी गाड़ियाँ बाद में लॉन्च हुई, इन बिटवीन करोला ने बहुत जल्दी इमेज डेवलप कर ली थी कि वो दुनिया की एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल गाड़ी है और अपनी कैटेगरी में इसे सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल और सबसे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी समझा जाता था। रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के अलावा लोगों ने इसके साथ एक लॉयल्टी डेवलप कर ली थी और ये बात ठीक है कि करोला से कोई बेहतर गाड़ी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी,
और प्रैक्टिकलिटी। और अगर मैं कहूँ कि आज तक कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट करोला में नहीं आया जिसकी वजह से लोगों का गाड़ी पर ट्रस्ट कम हो, तो ये बात ठीक है। अदरवाइज वैसे भी टोयोटा ने इस बात पर हमेशा कम ही डिसअपॉइंट किया है कि टोयोटा की किसी गाड़ी में बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स आए और लोगों ने टोयोटा की गाड़ियाँ खरीदने पर रिग्रेट किया हो। अलॉन्ग विद ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर जो रिपेयर कॉस्ट है, ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीमली कम है अगर इसे कंपेयर किया जाए किसी भी और गाड़ी के साथ जो उसके कंपेटिटर है। और हमेशा से ऐसा रहा है कि टोयोटा की जो गाड़ियाँ इनकी रनिंग कॉस्ट कम होती है और इनकी जो एज या फिर टोटल किलोमीटर्स जो गाड़ियाँ चल जाती हैं वो इनके कंपेटिटर्स इनकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कॉस्ट के साथ टोयोटा की गाड़ियाँ सर्वाइव करती हैं। और यही रीज़न है कि करोला ने भी इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज डेवलप की है कि सबसे ज़्यादा कम रनिंग कॉस्ट के साथ ये गाड़ियाँ सर्वाइव करती हैं। कंबाइंड विद प्रैक्टिकलिटी, करोला का ये रिकॉर्ड है कि उसने हमेशा अपनी वैल्यू रिटेन की है। और वैसे तो रीसेल ये बात डिफाइन नहीं करती कि एक गाड़ी का कितना क्या पोटेंशियल है और वो कितनी अच्छी है, मगर स्टिल करोला की जो रीसेल वैल्यू और जितने टाइम स्पैन के अंदर ये गाड़ी बिकती है वो बहुत कम है। इन सम केसेस आप गाड़ी घंटों के अंदर भी बेच सकते हैं और आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल जाती है। सो अगर मैं सम अप करूँ तो नंबर 1 रीज़न रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, नंबर 2 ब्रांड लॉयल्टी ड्यू टू कार्स गुड बिल्ड क्वालिटी, नंबर 3 वेरी लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, और नंबर 4 ये है कि गाड़ी जो अपनी वैल्यू रिटेन करती है और बहुत जल्दी बिक जाती है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से करोला टॉप सेलिंग गाड़ियों में नंबर 1 पे रैंक करती है। करोला की सक्सेस के बारे में मेरा एक अपना ओपिनियन है जो कि शायद गलत भी हो सकता है। पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो कि इस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ी लेते हैं उनकी एज 35 से अबव होती है और ये लोग फन या एक एंजॉयबल राइड पे प्रेफर करते हैं कि उनकी गाड़ी एक प्रॉब्लम फ्री प्रैक्टिकल ऑप्शन हो जो कि ज़्यादा देर तक सर्वाइव करे। बट ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और बहुत से लोग इस रीज़न के अलावा भी करोला को पसंद करते हैं। मूविंग ऑन, अब मैं एल्टिस 1.8 और एल्टिस ग्रैंडे के जो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपको बताऊंगा। तो पहले हम वो चीज़ें देखते हैं जो कि दोनों गाड़ियों में सेम है। सो नंबर 1 चीज़ 1.8 CVT और एल्टिस ग्रैंडे जो है इन दोनों में CVT ट्रांसमिशन आती है जो कि सिर्फ करोला 1.8 ही में दी जाती है। नॉर्मली CVT ट्रांसमिशन इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं होती और जब आप रेस देते हैं तो हल्का से डिले आता है, उसके बाद गाड़ी रिस्पॉन्स देती है। वैसे तो करोला 1.8 और सिविक दोनों में CVT ट्रांसमिशन आती है, बट करोला की जो CVT ट्रांसमिशन है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और जिस तरह ही आप रेस देते हैं तो गाड़ी बहुत क्विक रिस्पॉन्स देती है जो कि होंडा की CVT ट्रांसमिशन में नहीं मिलती। अदर देन सिविक, जो होंडा की बाकी गाड़ियाँ जिसमें CVT ट्रांसमिशन दी जाती है उसमें भी बहुत डिले आता है, मगर इन केस ऑफ टोयोटा करोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और गाड़ी बहुत क्विक रिस्पॉन्स देती है। और यही रीज़न है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो करोला का जो रिस्पॉन्स और एक्सेलरेशन है वो 0 to 100 जो है वो सिविक से बेहतर है। एल्टिस 1.8 CVT और एल्टिस ग्रैंडे की जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों में सेम सेफ्टी फीचर्स हैं, सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम है और क्रूज कंट्रोल भी दोनों गाड़ियों में दिया जाता है। सो अगर मैं एडिशनल चीज़ों की बात करूँ जो कि ग्रैंडे में दी जाती हैं, उसमें नंबर 1 चीज़ सनरूफ है, उसके अलावा पैडल शिफ्टर्स हैं, नंबर 3 पुश स्टार्ट एंड स्मार्ट एंट्री, जबकि जो सिंपल एल्टिस 1.8 है उसमें जैक नाइफ की दी जाती है। इसके अलावा रिवर्स लिंक फीचर ग्रैंडे में दिया जाता है, जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं तो बेहतर विजिबिलिटी के लिए जो साइड मिरर्स हैं वो नीचे बेंड कर जाते हैं। इसके अलावा ग्रैंडे में ऑटो रेंज सेंसर्स दिए जाते हैं, सो अगर आप इसे ऑटो पर सेट कर दें तो बारिश के टाइम ये ऑटोमेटिक अपनी स्पीड एडजस्ट करते हैं, बट वैसे तो इतने एक्यूरेट नहीं है और इतने सेंसिटिव नहीं है। सो ये गाड़ी की एक नेगेटिव बात है, इवन तो गाड़ी में फीचर मौजूद है बट इतना यूजेबल नहीं है। नेक्स्ट चीज़, ग्रैंडे में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। इसके अलावा गाड़ी में कुछ कंट्रोल जो स्टीयरिंग है वो लेदर स्टिच्ड होता है। इसके अलावा ग्रैंडे में लेदर सीट्स दी जाती हैं, जबकि जो एल्टिस 1.8 है उसमें फैब्रिक सीट्स। ग्रैंडे में ग्लव बॉक्स के अंदर लैम्प भी दिया जाता है। अदर देन दैट जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके लिए रीडिंग लैम्प भी दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ग्रैंडे में दी जाती है वो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। बट इवन देन मेरे ओपिनियन में गाड़ी की रोड ट्रिप एंड स्टेबिलिटी अप टू द मार्क नहीं है और हाई स्पीड हैंडलिंग गाड़ी की बहुत कमज़ोर है। 2017 में गाड़ी का एक फेसलिफ्ट आया था जिसकी वजह से गाड़ी में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव चेंजेस आए थे और गाड़ी के स्ट्रक्चर के अलावा बहुत कुछ चेंज कर दिया गया। और जो सिविक 10 जनरेशन है उसके लॉन्च के बाद टोयोटा ने होंडा सिविक के साथ कम्पीट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन मुतारिफ करवाने के बजाय एक फेसलिफ्ट दिया जो कि इतना कम्पिटिटिव फेसलिफ्ट था कि सिर्फ एक फेसलिफ्ट की आने से गाड़ी जो है वो सिविक के साथ कम्पीट करने लग गई है और इसीलिए लोग इसे ट्रू फेसलिफ्ट कहते हैं। मूविंग ऑन, गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी चेक करने के लिए मैं गाड़ी की एक्सेलरेशन एंड रिस्पॉन्स, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, कंफर्ट और सेफ्टी की बात करूँगा। सो फर्स्टली एक्सेलरेशन एंड रिस्पॉन्स। वैसे अगर इंटरनेशनली देखा जाए गाड़ी का जो इंजन है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, बट स्टिल अगर इसको उसी हिसाब से देखा जाए जो इस गाड़ी का इंजन है तो मेरे ख्याल में अपनी कैटेगरी में सिविक से बेहतर इसका गाड़ी का एक्सेलरेशन एंड रिस्पॉन्स है और बहुत इंप्रेसिव है। इसकी 0 to 100 की फिगर 9.5 सेकंड्स है
उसके अलावा गाड़ी में एक स्पोर्ट्स मोड का बटन भी है, जिसका बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है, और मेरे भी ख्याल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, बट स्लाइड से इफेक्ट ज़रूर आता है। और जिन लोगों को लगता है वाकई बहुत इफेक्टिव है, तो शायद उनके पास कंपैरिजन इतना नहीं है। अगर वो कोई और गाड़ी देखें जिसमें स्पोर्ट्स मोड का बटन है और अगर उसको ड्राइव करके उसको एक्टिवेट करें तो उन्हें एक बहुत वाज़ा डिफरेंस फील होगा। एक्सेलरेशन के साथ साथ गाड़ी की जो ब्रेकिंग है उसको भी इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वैसे तो गाड़ी में ABS और EBD ब्रेक दोनों मौजूद हैं और ब्रेक परफॉर्मेंस अच्छी है, बट मेरे ख्याल में इसको बेहतर और भी किया जा सकता है। नॉर्मली जो कि 1.8 लीटर इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं उसकी ब्रेक परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में इस गाड़ी से बेहतर होती है। गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेजेंस है। इस टेक्नोलॉजी का पर्पज़ यह है कि रोड कंडीशंस, स्पीड एंड लोडिंग के हिसाब से ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से व्हीकुलर कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है। मूविंग ऑन, पाकिस्तान में करोला की सस्पेंशन को एक बेंचमार्क समझा जाता है और किसी भी गाड़ी को अगर देखना हो सस्पेंशन वाइज तो लोग उसे कंपेयर करते हैं कि करोला से बेहतर है या फिर नहीं। और जो गाड़ी की सस्पेंशन है नो डाउट बहुत बड़ी वजह है करोला की सक्सेस की। वैसे पाकिस्तान के अलावा और इवन इन पाकिस्तान बहुत से लोग इस तरह के टाइप ऑफ सस्पेंशन को पसंद नहीं करते, और उसकी वजह यह है इवन तो गाड़ी की सस्पेंशन बम्प्स के इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करती है और एक बहुत कंफर्टेबल राइड देती है, बट स्टिल इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि जो गाड़ी की हैंडलिंग है वो इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं होती और गाड़ी की हाई स्पीड हैंडलिंग भी बहुत कमज़ोर होती है। इसके अलावा गाड़ी चलाने का जो ड्राइविंग प्लेजर है वो भी बहुत कम होता है और आपको गाड़ी पे एक बहुत अच्छा कंट्रोल फील नहीं होता। बट नॉर्मली जो लोग करोला चूज़ करते हैं वो इस चीज़ के बारे में इतने कंसर्न नहीं होते, वेयर एज जो होंडा सिविक के फैंस हैं उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसीलिए अगर देखा जाए तो होंडा सिविक की स्टेबिलिटी, रोड ट्रिप, हैंडलिंग और जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है इन सब मामलों में सिविक करोला से बहुत बहुत बेहतर है। बट स्टिल कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं और कुछ वो। सो टोयोटा इस मसले की एक तरफ है और होंडा उस तरफ, और लोग भी सॉफ्ट सस्पेंशन और बेहतर ड्राइविंग प्लेजर और इम्प्रूव हैंडलिंग में से चूज़ कर लेते हैं। बट मेरे ख्याल में इन पाकिस्तान जो टोयोटा की स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा कामयाब है और ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि करोला को पाकिस्तान में इतनी सक्सेस मिली है। करोला की सस्पेंशन सॉफ्ट होने के साथ उसकी एक और क्वालिटी है कि बहुत ड्यूरेबल सस्पेंशन है। स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन के अलावा गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड समझा जाता है, जबकि इन रियलिटी सिविक और करोला की ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत माइनर से डिफरेंस है। बट स्टिल इस वजह ने करोला को पाकिस्तान में हाईली सक्सेसफुल कर दिया। मूविंग ऑन, अगर मैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो गाड़ी में 2 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD ब्रेक्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और इमोबिलाइजर दिया जाता है। इसके अलावा गाड़ी में चाइल्ड सेफ्टी आइसोफिक्स सीट ऐड करने की ऑप्शन भी दी जाती है, और आइसोफिक्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन फिक्स, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और इस बात पे टोयोटा पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप 2016 या 2016 से पहले की करोला खरीद रहे हैं तो आपको ये बात याद रहे गाड़ी में इमोबिलाइजर मिड ऑफ 2016 के बाद दिया गया था, और यही वजह है कि 2016 से पहले करोला बहुत ज़्यादा चोरी भी होती थी। गाड़ी में एक और चीज़ है जो कि एक सेफ्टी फीचर भी जिसे कहा जा सकता है, गाड़ी में टोयोटा कनेक्ट का एक ऐप दिया जाता है जो कि 6 मंथ्स के लिए फ्री होता है, और इसका फ़ायदा यह है कि आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी किस जगह पे है, और ये एज अ ट्रैकर काम करती है, और इसके अलावा भी बहुत फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताता है। बट 6 मंथ्स के बाद आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। अगर मैं गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो मेरे ख्याल में जो गाड़ी का इंजन साइज़ है 1.8 उसके हिसाब से गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो 1.6 करोला है और जो 1.8 है इन दोनों की फ्यूल एवरेज मोर और लेस सेम है, जो कि अराउंड 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर है। और उसकी वजह यह है कि 1.8 है उसमें CVT ट्रांसमिशन दी जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर होती है, जबकि 1.3 करोलास की फ्यूल एवरेज इन दोनों गाड़ियों से बुरी है क्योंकि वो अंडर पावर्ड है और उनका पावर टू वेट रेशियो ऑप्टिमम नहीं है। अब मैं उन चीज़ों की बात करूंगा जो कि मेरे ख्याल में करोला के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो नंबर 1 चीज़ गाड़ी की विजिबिलिटी। अगर आप करोला के अलावा कोई और गाड़ी भी चलाते हैं तो आपको फील होगा ड्राइविंग करते हुए आपको बहुत कंजस्टेड सी फील आएगी, और जो विंड स्क्रीन का स्टाइल है जिस तरह वो वर्टिकल, उसका जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको बहुत कंजस्टेड फील आती है। बट अगर आपको गाड़ी की आदत हो जाए तो फिर ये चीज़ आपको उतना अनॉय नहीं करती। इसके अलावा जिस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी आ चुकी है मेरे ख्याल में टोयोटा को चाहिए था कि इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ब्रेक होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक ओपनर इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं। खास तौर पे मेरे ख्याल में अगर आप ब्रेक होल्ड यूज़ करते हैं तो आपको फील होता होगा ये एक बहुत कन्वीनियंट फीचर है। लेकिन अगर मैं गाड़ी की पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो गाड़ी का जो इंटीरियर रूम है वो बहुत स्पेशियस है, और जो रेयर रूम है वो बहुत कंफर्टेबल है और उसमें कोई हम्प नहीं है, इसलिए जो सेंटर में जो बंदा बैठता है वो भी कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकता है। उसके अलावा जो गाड़ी का वारंटी पीरियड है वो 4 ईयर्स और 100,000 किलोमीटर्स है, जबकि जो उसका कंपैरेटर सिविक है उसका सिर्फ और सिर्फ 2 साल और 50,000 किलोमीटर है। वैसे तो मेरे ख्याल में एक प्लस पॉइंट नहीं है और सब गाड़ियों का इतना ही एज अ स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली ये कंपनीज इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए वारंटी पीरियड ऑफर करती हैं, बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। एक और जो गाड़ी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि मेरे ख्याल में इस रेंज में पाकिस्तानी गाड़ियों में सबसे अच्छा करोला का है, वो गाड़ी के रोड की कैबिन नॉइज़ है। रोड नॉइज़ और विंड नॉइज़ गाड़ी में बहुत कंट्रोल्ड है, और इसकी एक वजह यह भी है कि जो गाड़ी की जो टायर्स हैं वो इम्पोर्टेड योकोहामा के टायर्स हैं।
इसके अलावा गाड़ी का कोर प्लस पॉइंट ये है कि गाड़ी में कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, जिस तरह के रेयर पैसेंजर्स के लिए USB चार्जिंग पोर्ट्स गाड़ी में दी जाती हैं। इसके अलावा गाड़ी में सन ग्लासेस होल्डर है। हाउएवर किया पिकांटो जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, इसमें भी सन ग्लासेस होल्डर दिया जाता है और इस गाड़ी से पहले मैंने किया पिकांटो का रिव्यू भी किया था, सो आप टॉप राइट बैनर पर क्लिक करके पिकांटो का रिव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा करोला में जो रेयर सीट्स हैं उनको रिक्लाइन भी किया जा सकता है। हाउएवर इतनी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इन्हें सिर्फ फ्रंट की तरफ रिक्लाइन किया जा सकता है, जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे पीछे उनको रिक्लाइन नहीं किया जा सकता। इसी तरह का गाड़ी में कोड इफेक्ट भी है जो पुश स्टार्ट एंड स्मार्ट एंट्री है। उसमें स्मार्ट एंट्री सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए है, जबकि पैसेंजर साइड के लिए स्मार्ट एंट्री को इग्नोर कर दिया। अगर मैं गाड़ी की डायमेंशंस की बात करूं तो उनको समझने के लिए मुझे सिविक और करोला दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। सो अगर मैं दोनों गाड़ियों की लेंथ को कंपेयर करूं तो सिविक 10 मिलीमीटर्स लेंथ में ज़्यादा है करोला से और इवन विड्थ में भी 14 मिलीमीटर्स ज़्यादा है करोला से। और अगर हाइट्स की फिगर्स को कंपेयर करें तो सिविक 42 मिलीमीटर्स कम है करोला से और मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव बात है कि सिविक की हाइट कम है। हाउएवर मैं सिविक एंड करोला की डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट अपडेटेड। अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूं तो मेरे हिसाब से गाड़ी A+ स्कोर करती है और एस ग्रेड के लिए गाड़ी की हाई स्पीड हैंडलिंग, रोड ट्रिप, ड्राइव क्वालिटी और इंटीरियर डिज़ाइन को बेहतर होना चाहिए था।